बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 19 के फर्स्ट 7 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लास्ट 7 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज का जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है एक्स-रेज कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सोर्स एंड एक्स-रेज कैन बी डाइफ्रैक्टेड। यानी एक्स-रेज ये दोनों प्रोसेस कर सकता है, वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करवा सकता है और डाइफ्रैक्ट भी हो सकता है। तो ये क्यों होता है? आपने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना पढ़ा था तो वहाँ आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक एक्सरे फोटोन किसी मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक करता है तो अगर इस एक्सरे फोटोन के पास उस मेटल की थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो ये फोटोन उस मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देगा कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा और एक करंट को जनरेट करेगा। अब इसमें क्या हो रहा था कि एक्सरे फोटोन इलेक्ट्रॉन को कोलाइड कर रहा था और इस कोलिजन में अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर रहा था। तो यहाँ पर एक्सरे फोटोन का बिहेवियर एक पार्टिकल की तरह था। बिल्कुल ऐसे ही जब एक बॉल दूसरे बॉल के साथ स्ट्राइक करे और फर्स्ट बॉल सेकेंड बॉल को अपनी टोटल एनर्जी ट्रांसफर कर दे, बिल्कुल इसी तरह एक्सरे फोटोन जब मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है तो एक पार्टिकल की तरह अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देता है। सो इस प्रोसेस में एक्सरे फोटोन एक पार्टिकल का बिहेवियर दिखाता है। जबकि आपने जब फर्स्ट ईयर में एक्सरे डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस पढ़ा था जिसमें आपने ब्रैग्स इक्वेशन भी डिस्कस की थी, वहाँ आपने ये ऑब्जर्व किया था कि जब एक्सरे फोटॉन्स या एक्सरेज किसी क्रिस्टल पर फॉल करती हैं तो ये डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस बहुत ही प्रोमिनेंटली कर सकती हैं। और आप ये जानते हैं कि जो डाइफ्रैक्शन है वो वेव नेचर के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर इस प्रोसेस में जो एक्सरे का बिहेवियर है वो पार्टिकल की तरह नहीं है बल्कि एक वेव की तरह है, क्योंकि डाइफ्रैक्शन एक वेव फिनोमेना है। आपने देखा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स में एक्सरे एक पार्टिकल की तरह का बिहेवियर दिखाता है और कुछ में एक्सरे फोटोन एक वेव की तरह का बिहेवियर दिखाएगा। इन दो बिहेवियर्स की वजह से हम ये कहते हैं कि एक्सरेज बेसिकली डुअल नेचर की मालिक हैं। कभी किसी सिचुएशन में ये पार्टिकल बन जाती हैं और कभी किसी सिचुएशन में ये वेव बन जाती हैं। आपको जो पहला प्रोसेस दिया गया था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था और इसमें एक्सरे एक पार्टिकल बिहेवियर शो कर रही थी। Emission of electron from metal surface shows particle nature of X-rays। और जो दूसरा प्रोसेस कहा गया है वो है डाइफ्रैक्शन का। एक्सरे डाइफ्रैक्शन फ्रॉम क्रिस्टल क्या प्रूव करता है? प्रूव्स वेव नेचर ऑफ एक्सरेज। और इन दोनों प्रोसेसेस से हमने ये कंक्लूड किया कि एक्सरेज की जो नेचर है वो डुअल नेचर है। डुअल का मतलब कि 2 टाइप्स नेचर एक्सरेज कैरी करती हैं। एक्सरेज हैज डुअल नेचर। और उसने कहा था कमेंट करें, तो हमने ऑब्वियसली कमेंट कर दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिर डाइफ्रैक्शन ये दोनों बातें हमें एक्सरेज की डबल या डुअल नेचर को डिस्क्राइब करवाती हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन एक्सरेज से ही रिलेटेड है वो क्या है। इसमें आपसे कहा गया व्हाई एक्सरेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम लाइट इवन दो बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम ऑर्बिटल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि एक्स रेज और जो ऑर्डिनरी लाइट है, विजिबल लाइट है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क क्यों है जबकि दोनों इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका फर्क ये है कि अगर आपके पास ये एक न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, तो आप अगर एक्स रेज की बात करेंगे तो ये वाले जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंड हैं, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते हैं तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा? यहाँ वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। अब इस वैकेंसी या इस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए इसके करीब के ये जो ऑर्बिट्स हैं इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे और इस वैकेंसी को फिल करेंगे। अब जब ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन जंप करता है और इस वैकेंसी को फिल करता है तो इस प्रोसेस में क्या जनरेट होता है? इस प्रोसेस में एक्स रेज जनरेट होती हैं और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि स्ट्रांगली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ और इनकी जब ट्रांजिशंस होती हैं तो स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी या स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाली रेडिएशंस एमिट होती हैं।
जबकि अगर आप ऑर्डिनरी लाइट की बात करें तो ऑर्डिनरी लाइट में ये जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले, सपोज आप इस इलेक्ट्रॉन को जो कि लूजली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, एक थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को इस स्टेट से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, क्योंकि ये लूजली बाउंड है। सो एक कम एनर्जी लेकर ये किधर चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब ये इस एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा तो ट्रांजिशन क्या जनरेट करेगी, एक लो एनर्जी फोटोन, जिसे आप ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं, वो जनरेट होगी। हो तो दोनों में एक ही काम रहा है, इसमें भी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्योंकि ये इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन है और वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जनरेट करता है, तो इसे एक्स-रे फोटोन कहा जाता है। जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन की जब एक्साइटेशन के बाद डी एक्साइटेशन होती है, तो इस प्रोसेस में जो फोटोन एमिट होता है वो लो एनर्जी फोटोन या लो एनर्जी लाइट होती है। दिस इज द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट ट्रांजिशंस। सो आप कहेंगे कि एक्स-रेज आर emitted from inertial electron transitions which are tightly bound to the nucleus, and X-rays are more energetic. Whereas ordinary light is emitted due to the transition of outer shell electrons which are loosely bound to the nucleus. So in this case the light is emitted, but that light is less energetic as compared to X-ray light. So ये difference था X-ray में और ordinary light की frequency and then energy में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, आज का जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट दैट अ लेजर बीम इज कोहेरेंट, मोनोक्रोमैटिक एंड पैरेलल। आपने जब लेजर प्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ा था तो वहां आपको बताया गया था कि लेजर जो बीम है उसमें मौजूद जितने भी फोटॉन्स हैं वो कोहेरेंट होते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि उनका जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है यानी एंगल ऑफ वाइब्रेशन है वो सारे फोटॉन्स का सेम होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि लेज़र बीम में मौजूद फोटॉन्स का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, और अगर फेज डिफरेंस सेम हो या फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे थ्रू आउट तो उस बीम को कहा जाता है कोहेरेंट बीम। सो लेज़र बीम में मौजूद जितने भी फोटॉन्स हैं दे ऑल आर इन सेम फेज, दिस इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट। So coherent means all the photons are in same phase। फिर पूछा गया कि मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सो आपके पास जो लेजर लाइट है वो सिंगल वेवलेंथ लाइट होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हिच मींस सिंगल वेवलेंथ लाइट। फिर उसने कहा कि पैरेलल का क्या मतलब है। उसका मतलब यह है कि आपके पास जो लेजर में फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, आपने ऑब्जर्व किया था कि उस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड्स पर मिरर्स अटैच थे, और इन मिरर से जब रिफ्लेक्शन होती है तो सारे फोटॉन्स ऑब्वियसली एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, और इस पैरेलल फोटॉन बीम को कहा जाता है लेजर बीम। सो जो तीन प्रॉपर्टीज थी उनमें कोहेरेंट मींस के सेम फेज होगा सब फोटॉन्स का, मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि जितने भी फोटॉन्स होंगे उनकी वेवलेंथ सेम होगी, और पैरेलल का मतलब ये है कि जितने भी फोटॉन्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। सो ये बेसिकली लेजर की तीन प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आपने फोटॉन के रेफरेंस से ऑब्जर्व कर लिया। अब जो 11th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है व्हाट आर लेजर नाइफ्स। लेजर नाइफ्स क्या होते हैं? ये बेसिकली ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो एक इंटेंस लेजर बीम प्रोड्यूस करती हैं, और इस इंटेंस लेजर बीम की वजह से आप डिफरेंट चीज़ों को कट कर सकते हैं। क्योंकि ये लेजर बीम अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की वजह से डिफरेंट चीज़ों को कट कर सकती है, इसलिए ऐसी डिवाइसेस जो एक इंटेंस लेजर बीम को प्रोड्यूस कर रही होती हैं उन्हें कहा जाता है लेजर नाइफ। और ये कटिंग का प्रोसेस हम कहाँ यूज़ करते हैं? इस कटिंग के प्रोसेस को वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हमें बहुत ही शार्प और बहुत ही केयरफुल कटिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब सर्जरी की जाती है तो ब्लड वेसल्स को कट करने के लिए आप लेज़र लाइट को यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी किसी भी सर्जिकल काम में हम लेज़र को एज अ नाइफ यूज़ कर रहे होते हैं तो लेज़र की जो इंटेंसिटी है उससे बहुत ही केयरफुली कंट्रोल्ड अमाउंट में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप किसी भी ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या फर्दर कोई और आपका इंटरनल ट्यूमर है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, कैंसर
टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लेज़र बीम को यूज़ करते हैं। तो ये भी एक नाइफ का ही काम है। फिर इंडस्ट्री में डिफरेंट ग्लासेस, प्लास्टिक और पेपर्स को कट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में जो एक डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का टॉपिक पढ़ा था, उसमें जो ग्रेटिंग यूज़ होती है, जो कि बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है और इसके ऊपर बहुत ही शार्प स्लिट्स बनी हुई होती हैं। वो जो शार्प स्लिट्स बनाई जाती हैं उस ग्रेटिंग के ऊपर, वो बेसिकली लेज़र नाइफ्स की ही हेल्प से ड्रॉ की जाती हैं। सो ग्लास को या प्लास्टिक को या पेपर को कट करने के लिए भी आप लेज़र को यूज़ करते हैं। इन कटिंग बिहेवियर्स की वजह से ऐसी डिवाइसेस को लेज़र नाइफ्स कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई वी कैन नॉट सी एटम। एटम इतना छोटा है, वो हमें नज़र क्यों नहीं आता? उसके नज़र ना आने की वजह ये एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि जब भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है तो जो लाइट आप यूज़ करेंगे, उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होनी चाहिए। अगर लाइट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है तो फिर वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि ट्रांसमिट हो जाएगी। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आईज में एंटर नहीं होगी तो आपको वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। और यही हाल होता है एटम का, क्योंकि एटम का जो साइज है वो होता है 10⁻⁻10 और जो ऑर्डिनरी लाइट हम यूज़ करते हैं उसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻7 मीटर। ये लाइट की जो वेवलेंथ है ये एटम के साइज से बड़ी है। ऑब्वियसली इस वेवलेंथ के बड़े होने की वजह से ये उस एटम से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाएगी, ये ट्रांसमिट हो जाएगी। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आईज में एंटर नहीं होगी तो हमें ऑब्वियसली फिर एटम नज़र नहीं आएगा। सो इन्हीं कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए आप लिखेंगे, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल वेवलेंथ ऑफ द लाइट मस्ट बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर आप लिखेंगे कि एटम जिसको आप नहीं देख सकते उसकी वजह यह है कि एटम साइज इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, सो इट इज इनविजिबल। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इनविजिबिलिटी ऑफ एटम से रिलेटेड था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 अगेन एक्सरे से ही रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय ब्रेकिंग रेडिएशंस। आपने जब एक्सरे प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टडी किया तो उसमें आपको बताया गया था कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके लाते हैं और टारगेट से स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पर दो प्रोसेस आपने पढ़े थे। एक तो यही पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होकर आया, टारगेट को उसने हिट किया तो उसने जनरेट की इनर शेल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। और दूसरा जो प्रोसेस था वो ये था कि सपोज करें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ आया और उसने टारगेट को हिट किया। इंस्टेड के वो टारगेट में जाकर एटम्स के जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ कोलाइड करे और इनर शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो, इसकी बजाय क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब टारगेट को हिट करेगा तो बाय चांस ऐसा होगा कि इस टारगेट के हाई एटॉमिक नंबर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर बाहर ही डी एक्सेलरेट हो जाएगा, मींस रुक जाएगा। और जब इसको ब्रेक लगेगी यहाँ पर आकर तो यहाँ पर इसके रुकने की वजह से जो ये एक काइनेटिक एनर्जी लेता हुआ आ रहा था उस काइनेटिक एनर्जी को वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज इमिट करेगा ड्यूरिंग डीसेलरेशन। अब इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन टारगेट के साथ कोलिजन में ही अपनी सारी एनर्जी इमिट कर देता है तो इस प्रोसेस में जो एक्सरेज इमिट होती हैं उन्हें कहा जाता है ब्रेकिंग रेडिएशंस। अब ये कोलिजन का प्रोसेस दो तरह का होता है। एक ये कि जब इलेक्ट्रॉन आए और वो टारगेट को हिट करे तो जस्ट इन वन कोलिजन ही वो अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को एक्सरे की फॉर्म में इमिट करवा दे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब इलेक्ट्रॉन आया और उसने टारगेट को हिट किया तो एक कोलिजन में उसने कुछ एनर्जी इमिट की, फिर वो दोबारा कोलाइड हुआ, फिर कोलाइड हुआ, तो मल्टीपल कोलिजन्स में वो अपनी एनर्जी को इमिट करेगा तो आपको डिफरेंट एक्सरेज इमिट होती हुई नजर आएंगी जिन्हें कंटिन्यूअस एक्सरेज बोला जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल कोलिजन विद टारगेट एंड मल्टीपल डी एक्सेलरेशन के प्रोसेस में एक्सरेज इमिट होती हैं तो इन्हें कहा जाएगा कंटिन्यूअस एक्सरेज। सो ब्रेकिंग रेडिएशंस कौन सी थी? ये वो रेडिएशंस हैं या वो एक्सरेज हैं जो कि प्रोड्यूस हुई ड्यू टू द डीसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टारगेट मटेरियल
एंड दे आर कॉल्ड ब्रेकिंग रेडिएशन, जिन्हें आपने ब्रेमस्ट्रॉलिंग एक्सरेज भी कहा था। और इस प्रोसेस में दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये कि इलेक्ट्रॉन एक ही कोलिजन में अपनी सारी जो काइनेटिक एनर्जी है उसे इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज इमिट कर दे। If electron lose their kinetic energy in first collision with target, then maximum kinetic energy of electron is emitted in the form of maximum energy of photons. और अगर maximum frequency वाली एक्सरे है तो obviously उसकी wavelength फिर बहुत ही minimum या बहुत ही short होगी। So ये है one collision emission। और दूसरी possibility ये है कि if electron lose their energy in multiple collisions, then X-rays of continuous energies are obtained. These are called continuous X-rays. So ये था कि किस तरह इलेक्ट्रॉन इंस्टेड के टारगेट के अंदर जाकर इनर्शियल ट्रांजिशन करे, वो टारगेट की सरफेस पर ही डीएक्सेलरेट होकर अपनी सारी एनर्जी को एक्स रेज की रेंज में एमिट करवा देता है। ये था 13th शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं 14th शॉर्ट क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है। इसमें पूछा गया व्हाट इज ऑप्टिकल पंपिंग। ये लेज़र लाइट के प्रोसेस से रिलेटेड है। जब आपने लेज़र का जो प्रिंसिपल या प्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ा तो वहाँ आपको बताया गया था कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं एटम्स के, उन्हें आपने लाइट के थ्रू या फोटॉन्स के थ्रू एनर्जी दी। जब फोटॉन्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जो कि ग्राउंड स्टेट में हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं वो एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट तक मूव कर जाते हैं, जिन्हें आपने मेटास्टेबल स्टेट्स कहा था। अब इस प्रोसेस में जब आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट या हायर एनर्जी स्टेट तक मूव करवा रहे होते हैं तो इस प्रोसेस में आपने लाइट यूज की। लाइट को कहा जाता है ऑप्टिकल। और आपने इलेक्ट्रॉन को पंप किया या मूव किया लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक। सो इस प्रोसेस में ओवरऑल जो नाम बना वो बना ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल मीन्स लाइट फोटॉन्स और पंपिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन को पंप करना, मूव करना फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। सो इट इज द प्रोसेस इन विच हाई इंटेंसिटी लाइट इज यूज्ड to raise the electron of the atoms from the lower energy state to the higher energy state. And this movement of electron is done with the help of light. That's why it is called optical pumping. And this process of optical pumping is used in laser production. So dear student, ये थे आज के last 7 short questions. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मज़ीद different numericals को फिर डिस्कस करेंगे. So till next lecture, अल्लाह हाफिज़.